नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग संस्कृत भाषा का उद्भव एवं विकास के अंतर्गत संस्कृत में कौन सी भाषाएं हैं, संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे, जो संस्कृत साहित्य इतिहास के अंतर्गत आता है दोस्तों। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। जहां कहीं जिस परीक्षा में सिलेबस में भारतीय संस्कृत साहित्य इतिहास और संस्कृत भाषा के उद्भव एवं विकास से प्रश्न यहां से पूछे ही जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं, ये है संस्कृत भाषा के उद्भव एवं संस्कृत भाषा के विकास। तो संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। यह है कि संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय अथवा भारत जर्मनीय परिवार की प्रमुख भाषाओं में है। और संस्कृत के मूल स्रोत के संबंध में चाहे जो भी कल्पनाएं की जाए, किंतु इसके भाषाई इतिहास का प्रारंभ तो इसके प्राचीनतम वेद ऋग्वेद से ही मानना होगा। चाहे कितना भी आप कोशिश कर ले कि नहीं, इसकी प्राचीन भाषा संस्कृत नहीं हो सकती, कोई और भाषा हो सकती है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि इसका मूल स्रोत, संस्कृत के मूल स्रोत के संबंध में कोई भी विद्वान चाहे जितनी कल्पनाएं कर लें, चाहे जो भी अपना तर्क वितर्क लगा लें, लेकिन क्या है कि ऋग्वेद ही इसका जो है भाषा का मूल स्रोत माना जाएगा। और संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय अथवा भारत क्या है भारत और यूरोपीय अथवा भारत और जर्मनीय परिवार की प्रमुख भाषाओं में से मानी जाती है, जो संस्कृत भाषा है। उसके बाद है कि संस्कृत जो भाषा है वह है कि अवेस्ता और हित्ती। यहाँ पे है अवेस्ता और हित्तीय भाषाओं के दो ऐसे रूप हैं जो कि ऋग्वेद से काफ़ी बाद के होने के भी वैदिक भाषा के प्राग वैदिक रूपों की झांकी प्रस्तुत करते हैं। यानी ये दो जो अवेस्ता और हित्ती जो ऐसी दो भाषाएं हैं, वे ऋग्वेद की काफ़ी बाद की भाषाएं हैं। यानी ऋग्वेद तो प्राचीन वेद है और सबसे पहले ऋग्वेद का ही जो है प्रचलन था। तो जो ऋग्वेद है वो क्या है कि सबसे प्राचीन होते हुए भी ये जो अवेस्ता और हित्ती, ये ऐसी दो जो भाषाएं हैं कि वैदिक भाषा के प्राग वैदिक रूपों की झांकी प्रस्तुत करते हैं। यानी ऋग्वेद के काफ़ी बाद के होने पर भी ये क्या करते हैं, प्राग यानी प्राचीन वैदिक के रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है कि आर्यों की भाषा जो थी, आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, आर्य का मूल निवास भारत से माना जाता है और आर्यों की भाषा संस्कृत मानी जाती है। तो आर्यों की भाषा संस्कृत मानी जाती है, उनका मूल निवास भारत में है। इसी बात को पश्चिम देश जो है देश नहीं मानते हैं। जो पश्चिमी देश हैं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी पश्चिमी जो देश हैं वो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि पूरे विश्व को सभ्य और शिक्षित बनाने का जो ठेकेदार मिस्र, यूनान देश ही हो सकते हैं। ऐसा उन लोगों पश्चिमी जो विद्वान थे, पश्चिमी जो भाषा थी, उन लोगों का मानना ये था दोस्तों कि जो मिस्र और यूनान के लोग हैं और मिस्र और यूनान की जो भाषा है वही पूरे देश को शिक्षित करने में योगदान प्रदान करती है। इसमें संस्कृत भाषा या और कोई भाषा जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन क्या है कि संस्कृत जो है वो आर्यों की भाषा है और इसका मूल निवास जो आर्यों का मूल निवास था वो भारत में ही माना जाता है। तो ऐसा कहने का तात्पर्य यही है कि जब संस्कृत आर्यों की भाषा है और आर्य जो थे वो भारत में रहने वाले थे, तो जायज़ी बात है कि भारतीय भाषा के अंतर्गत संस्कृत भाषा का समावेश है। उसके बाद है कि भारोपीय भाषा वैज्ञानिक जो थे, भारोपीय भाषा यानी भारोपीय का अर्थ होता है भारत प्लस यूरोप। क्या भारत और यूरोप, तो भारत प्लस यूरोप से क्या बना, भारोपीय। तो भारोपीय भाषा वैज्ञानिक संस्कृत के उस मूल रूप की स्थिति है, संस्कृत के उस मूल रूप की स्थिति है जो कि एशिया या यूरोप में चाहे जहां मानने की बात कहें
किंतु क्या है कि संस्कृत से भाषा के जिस रूप का बोध होता है उसका जन्म एवं पोषण भारत की इसी भूमि पर हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय वैज्ञानिक संस्कृत की मूल स्थिति को मानते हुए ये कहते हैं और ये चाहते भी हैं और यह मानते भी हैं कि जो संस्कृत है वह भाषा भारत की है और इसका पालन पोषण, इसका जन्म जो है भारत की भूमि से ही हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। सौभाग्य की बात यह है कि संस्कृत विश्व की ऐसी पुरातन भाषा है जिसके साहित्य भंडार में विश्व की प्राचीनतम भाषा लिखित सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी साहित्यिक भागीरथी का प्रवाह कई हजार वर्ष से निरवच्छिन्न रूप से प्रवाहमान रहा है। यद्यपि इसके भाषिक विकास की प्रक्रिया, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि सौभाग्य की बात यह है कि जो संस्कृत भाषा है वह विश्व की ऐसी पुरानी सबसे प्राचीन भाषा है जिसमें कि साहित्य का भंडार पड़ा हुआ है विश्व में। जैसे कोई लिखित, जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण, महाभारत, गीता, जो भी है वह क्या है कि इसकी प्राचीनतम भाषा में लिखी हुई सामग्री भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, मिलती है। और जिसकी साहित्यिक भाषा में ये भी गान कहा गया कि जो भागीरथी का प्रवाह, यानी गंगा को माना जाता है भागीरथी ने तपस्या करके पृथ्वी पर लाया है, तो गंगा का प्रवाह भी भारत से ही निकलता है, भारत के जो हिमालय पर्वत है वहाँ से निकलता है। तो भागीरथी के प्रवाह का हजारों वर्षों से निरवच्छिन्न के रूप में प्रवाहमान हो रहा है, यानी जो गंगा भागीरथ के प्रयास से पृथ्वी पर लाई गई है उसका जो प्रवाह हो रहा है, जो गंगा बह रही है, यह सबसे बड़ा जो है मूल स्रोत माना जाता है भाषा को प्राचीनतम भाषा के रूप में लाने के लिए। और यह कहानी संस्कृत अर्थात भारत के ग्रंथों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे है कि जो है यद्यपि इसके भाषिक विकास की प्रक्रिया अवश्य ही आज के लगभग 2500 पूर्व है। क्या कह रहे हैं कि आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक बिंदु पर आकर स्थिर सी हो गई है। क्या यही जो संस्कृति प्राचीन साहित्यिक भाषा है यह आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आके एक बिंदु पर स्थिर हो गई है। ऋग वैदिक काल के उपरांत हमें इसके विकास के विभिन्न स्तरों के रूप में अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के मंत्रों की भाषा, संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा, ब्राह्मणों, उपनिषदों एवं उपनिषदों की भाषा, उपनिषद तथा महाकाव्यों की भाषा पारस्परिक तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है। यानी कह रहे हैं कि ऋग्वेद की जो संस्कृत भाषा की मान्यता है, तो ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के जो मंत्र हैं वो संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और ब्राह्मण के सूत्र एवं उपनिषदों की भाषा, उपनिषदों तथा काव्यों की भाषा की पारस्परिक तुलना करने में किया जाता है। और कह रहे हैं कि संस्कृत में एक जीवित भाषा के कालक्रम होने वाले परिवर्तनों के समान उल्लेखनीय परिवर्तन घटित हो रहा है। उल्लेख्य परिवर्तन घटित हो रहा है किसकी? संस्कृति का, आर्य भाषा की। उसके बाद संस्कृत आर्य भाषा के बारे में, संस्कृत भाषा के विकास स्तर को 3 स्तरों में देखा जा सकता है। पहला तो देखा जा सकता है संस्कृत भाषा को वैदिक साहित्य में, वैदिक में, उत्तर वैदिक और लौकिक में। तो वैदिक सबसे प्राचीन भाषा हो गई, मध्य वैदिक, उत्तर वैदिक जो वैदिक से बाद की भाषा हो गई, उसके बाद लौकिक यानी आधुनिक भाषा हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि वैदिक के अंतर्गत संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा को, उत्तर वैदिक में आरण्यों की भाषा को, उपनिषद एवं सूत्र साहित्यों की भाषा को रखा गया है। किसके? वैदिक के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ हो गए हैं और उत्तर वैदिक के अंतर्गत उपनिषद एवं साहित्यिक भाषा रखी गई है। इसके बाद साहित्यिक एवं शास्त्रीय भाषा को लौकिक के अंतर्गत रखा जाता है। क्या होता है? जो संस्कृत के बाद की यानी उत्तर वैदिक और वैदिक संस्कृति के बाद की जो भाषाएं हैं वो साहित्यिक एवं शास्त्रीय भाषा को किसके अंतर्गत? लौकिक के अंतर्गत रखा जा सकता है। किसके? लौकिक के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पे कहा भी गया है, अच्छा नीचे कहा भी गया है कि जो ग्रंथ है लौकिक साहित्य का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और सबसे पहले जो लौकिक साहित्य में प्रचलन में ग्रंथ आया वह क्या है? रामायण है। रामायण काल से लेकर वर्तमान समय तक संस्कृत का विकास हो रहा है। इस प्रकार संस्कृत भाषा रूपी गंगा को वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक पहुँचने में अनेक मार्गों का अनुकरण करना पड़ता है। क्या है? पड़ा है, अनेक जो है मार्गों का अनुकरण करना पड़ा है। तो
ये है संस्कृत भाषा की कुछ सामान्य जानकारियाँ। तो उसके बाद अगले एपिसोड में हम लोग भारोपीय भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।